हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी 24/7 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईसीजीसी वैकेंसी के तहत आपकी जो भर्ती निकली हुई है, या फिर यूं कहें कि ईसीजीसी का जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार ईसीजीसी आपका क्या है। ठीक है, तो इसका पूरा मतलब होता है, या फिर यूं बात करें कि फुल फॉर्म होता है क्या, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या एक बार फिर सुन लीजिए, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया का, जो एक्सपोर्ट का जो लेखा जोखा लोखा जोखा है, ठीक है ना। हाँ, जो चीजें निर्यात होती है उसकी जो देख रेख करता है, उसकी आपकी ये वैकेंसी है, ये आपका ये विभाग है। किसकी वैकेंसी है आपकी? परविच्छाधीन अधिकारी। या परविच्छाधीन अधिकारी क्या मतलब होता है? पीओ, प्रोविजनरी ऑफिसर। ठीक है, आपने बहुत प्रोविजनरी ऑफिसर के बारे में सुना होगा, है ना। हाँ, किसमें होता है आपका प्रोविजनरी ऑफिसर? एक और आपका पीओ में होता है प्रोविजनरी ऑफिसर। ठीक है ना। हाँ, तो ये पीओ की वैकेंसी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हालांकि हम इस वीडियो में पूरे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जो जानकारी आपको चाहिए उन सभी जानकारी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो आपको शुरू से लास्ट तक देखनी है। ठीक है, और पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर से करना है। तो भैया सबसे पहले देख लेते हैं, जो आपका सबका एक सवाल रहता है, क्या रहता है कि सर सैलरी भैया कितनी होगी, वेतन कितना होगा। ठीक है, हाँ, आप लोग हमेशा एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग तैयारी बाद में करते हैं, किसी भी पेपर की फॉर्म बाद में डालते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? सैलरी पूछते हैं, सर वेतन कितना होगा। तो देखिए, यहीं पर आपका वेतन दिया गया है। कितना दिया गया है? यहाँ पर लिखा है कि मुंबई में तैनात, यानी कि उदाहरण देकर भी उन्होंने समझाया है कि मुंबई में तैनात पीओ के लिए कंपनी का वर्तमान सीटीसी क्या होता है? सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि आपका जो वेतन होगा वो कितना होगा? 13 लाख रुपए वार्षिक। एक साल में आपको कितना मिलेगा? 13 लाख रुपए आपको मिलेगा। ये मुंबई में तैनात एक पीओ की सैलरी बताई गई है। हालांकि 2017 से वेतनमान में संशोधन अभी लंबित है, यानी कि अगर आपका ये फैसला आ जाता है तो आपकी सैलरी और इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात नौकरी करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सर कितना हमें वेतन मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, पैसे की बात आपने जान ली, अब आते हैं। देखिए, जो आपकी भर्ती है वो आपकी 20 केंद्र के लिए डिसाइड किए गए। ठीक है, एग्जाम जो होगा आपका वो आपका 20 एग्जाम में होगा। 20 सेंटर्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं सभी सेंटर्स की यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है, सभी के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरी चीज, आपके जो एग्जाम होगा आपका वो कैसे होगा? वो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है भाई, जान लिया हमने। एग्जाम हमारा जो होगा वो ऑफलाइन या ऑनलाइन, बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है, तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम में यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों का मुंबई में कहां पर इंटरव्यू होगा? मुंबई में कंपनी के इन हाउस पैनल द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा। ठीक है, सेंटर तो भैया आपके स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है ना, आपके शहर में भी हो सकता है। 20 सेंटर डिसाइड कर दिए गए हैं, लेकिन जो आपका इंटरव्यू होगा भैया वो आपको मुंबई जाना होगा। ठीक है, इस बात को याद रखें, मुंबई में आपका इंटरव्यू होगा इसके लिए, और इंटरव्यू भी होगा इसमें। ठीक है ना। हाँ, ऑनलाइन के बाद इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या है। तो आपका जो आवेदन स्टार्ट होगा वो हो चुका है 1 तारीख से, और 31 तारीख लास्ट डेट है। इसी में आप क्या है अपना करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक, फीस कब से जमा करेंगे? तो आप जैसे ही अप्लाई करेंगे उसके बाद अपनी फीस भी आप पे कर सकते हैं। ठीक है, फीस पे करने के बाद आप क्या लिखा है कि जो आपका जब एग्जाम होगा तो उसके पहले क्या है, आपको एक टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है ना, लिखा हुआ कि परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के लिए प्रवेश पत्रों को डाउनलोड करना फरवरी 2021 के प्रथम सप्ताह के पश्चात। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए है। अगर आप जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और वहां पर एक आपको ऑप्शन मिलता है कि अगर आप भी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण चाहते हैं तो उसको आप यस कर देंगे, और अगर आप उस ऑप्शन को यस करते हैं तो आपको भी क्या मिलेगा? वही एग्जाम के पहले आपको एक प्रैक्टिस करने को मिलेगी कि आपका कैसा एग्जाम होगा। यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, डेट दे दी गई। ठीक है, अब और डेट के बारे में बात कर लेते हैं। आपके प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड आपको कब से मिलेंगे? तो दे दिया गया है मार्च 2021 के प्रथम सप्ताह में। और आपका जो ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, जो आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगा वो होगा 14 मार्च 2021 को।
ठीक है बाबू। और जो ऑनलाइन लिखित परीक्षा का परिणाम है यानी कि रिजल्ट है वो कब घोषित किया जाएगा, यानी कि 20 से 31 मार्च 2021 के मध्य आपका घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा, सॉरी रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट की बात होगी उसके बाद आपका आएगा इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका कब से होगा, अप्रैल 2021 अनुमानित है ये, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि अभी टोटल 4 महीने हैं, तो हो सकता है ऐसा, 99% श्योर मान करके चलिए। और अंतिम परिणाम यानी कि आपका पूरा सिलेक्शन लगभग तय हो जाएगा, वो कब होगा, अप्रैल और या मई महीने में आपका 2021 में आ सकता है। ये दोनों डेट साक्षात्कार की और अंतिम परिणाम की अनुमानित है, ठीक है ना। हाँ, तो लगभग ये देखिए कि आपकी 21 सॉरी 2000 मई 2021 तक आपकी भर्ती पूरी हो जाने की उम्मीद है। तो डेट आप देख लीजिए, एग्जाम कब होने वाला है, लगभग आपके पास 2.5 महीने हैं आपके एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की, आपको भैया कितनी वैकेंसीज दी जा रही है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि आखिरकार ये ईसीजीसी है जो आपका, ये क्या काम करता है, ये आखिरकार है क्या, इसके बारे में हम और डिटेल से समझेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर रिक्तियों की बात कर लेते हैं, वैकेंसीज की, नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो एक बैकलॉग भर्ती भी है, बैकलॉग वैकेंसी भी है, वो भी अन्य पिछड़ा जाति में, ठीक है ना। हाँ, अन्य पिछड़ा जाति में आपकी एक बैकलॉग वैकेंसी, बैकलॉग आप दो तरीके से समझ सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, ठीक है ना, रिजर्व कैटेगरी वाली वैकेंसी है, या फिर बैकलॉग वैकेंसी उनको कहते हैं जो पिछली भर्तियों में नहीं हो पाई है। पहले भी आपकी वैकेंसी आई थी और उसमें क्या हुआ, आपका एक एससी की वैकेंसी नहीं भर पाई, वो आपकी खाली रही, तो अब उसको इसी में ऐड कर दिया गया, उसको हम कहते हैं बैकलॉग। यानी पिछले एग्जाम में जब आपकी पिछली भर्ती हुई थी उसमें नहीं हो पाई, तो उस भर्ती को, उस वैकेंसी को इस भर्ती में जोड़ दिया। समझ में आ गया, कंफ्यूजन है कमेंट करिए, सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करना है बाबू, ठीक है ना। हाँ, ये लाइक और शेयर मैं कह रहा हूँ तो आपको इस मोबाइल स्क्रीन से ध्यान नहीं हटाना, इधर उधर नहीं करना, वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करना, ठीक है ना। लाइक और शेयर करना और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, जो आपकी तो कितने वैकेंसी है, 58। अगर वो आप उसकी एक जोड़ देंगे टोटल, तो टोटल 59 वैकेंसी हो जाएगी आपकी। 9 किसके लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है, सॉरी ये है आपकी अनुसूचित जात के लिए, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, 4। अन्य पिछड़ी जनजाति के लिए कितनी, जात के लिए कितनी है, 15। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी है, 5। और अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी है, 25। तो इस प्रकार से टोटल 58 वैकेंसी है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये जो एक वैकेंसी है ये आपकी, ये अन्य पिछड़ी जात के लिए, ठीक है, ये अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, ये अन्य पिछड़ी जाति के लिए, याद रखना है आपको, ठीक है। तो वैकेंसीज टोटल मैंने बता दिया आपको, टोटल कितनी है, 59 वैकेंसीज। आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पर स्टार भी दिया गया है कि ये अनुमानित है, यानी कि आपकी संख्या घट या बढ़ भी सकती है, लेकिन उम्मीद ये रहती है कि ज्यादातर वैकेंसीज में आपका जितनी निकाली गई उतने पे ही भर्ती की जाएगी, ठीक है। कभी कभी चांसेस रहता है कि भर्ती आपकी बढ़ भी जाती है, अगर बढ़ जाती है तो आपके लिए अच्छा ही है, ठीक है। यहाँ पर पात्रताएं दी गई, यहाँ के पास क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए, बाकी जो सभी आपके एग्जाम होते हैं उसी की तरह की पात्रता होनी चाहिए। अब आते हैं एज, है ना। कुछ लोग हो गए भैया हमारी तो इतनी एज हो गई, हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो देख लीजिए भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। न्यूनतम एज आपकी 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 30। लेकिन टेंशन नहीं लेना, 30 भी हो गई है उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है, का सोल्यूशन है, देखते हैं आगे भैया का सोल्यूशन है, ठीक है। जो जन्म तिथि की डीओबी की जो जनगणना होगी वो इस तरीके से होगी, 2001 1991 के पहले एवं दिनांक 1/1/2000 दोनों की तारीखें शामिल है, के पश्चात ना हुआ हो, यानी कि इसके पहले ना हुआ हो और इसके पश्चात आपका जन्म ना हुआ हो। लेकिन भैया आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबी से या फिर पीएच से, फिजिकली हैंडीकैप, तो भैया आपको रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। क्या मिलेगा भैया बाबू, देख लो यहाँ पर, एससी और एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल, दिव्यांग 10 साल, भूतपूर्व सैनिक, आपातकाल कमिश्नर द्वारा अधिकारी 5 साल, ठीक है बाबू। आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से एक चीज को पढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर इस वैकेंसीज में जो पीएच कैटेगरी है आपकी, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया गया इसके नोटिफिकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास। तो 31/1/2021 यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है बाबू, उस तारीख तक आपका क्या है, रिजल्ट आ जाना चाहिए,
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उल्लिखित सभी शैक्षणिक योग्यताएं भारत सरकार या भारत सरकार की विनियामक इकाइयों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान बोर्ड से प्राप्त हो तथा परिणाम दिनांक 31/1/2021 तक तथा उसके पूर्व घोषित किए गए। ठीक है, यानी कि आपने एग्जाम दिया, आपका आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, आपका भी रिजल्ट नहीं आया, 31 तारीख के आपके पहले आ जाएगा, तो ही आप इसके लिए अप्लाई करें, तभी इसी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई हो पाएंगे। ठीक है, अगर आपका लास्ट डेट के बाद अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं, आप याद रखें। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करेंगे सर हम अपियरिंग है, हम भर सकते हैं? नहीं, मैंने आपको डेट बता दी है, इस डेट के पहले अगर आपको रिजल्ट आता है तो आप भर सकते हो, अगर नहीं आता है तो आप मत भरना। ठीक है, पैसे वेस्ट हो जाने हैं आपके। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं और कुछ जरूरी चीजें हैं, अभी तो शुरू ही हुआ है। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर मार्क्स का आप देख सकते हैं कि 54.99% है तो उनको 55% नहीं माना जाएगा, उनको 54% ही काउंट किया जाएगा। ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं और थोड़ा नोटिफिकेशन में क्या है आपके लिए। मैंने बताया ना कि यहाँ पर जो फिजिकल हैंडीकैप मतलब फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं उनका बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक है ना। हाँ, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से करना है। अगर आप कोई और चीज जानना चाहते हैं वैकेंसी से रिलेटेड तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स और भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक पेज है। ठीक है। हाँ, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर जाइए, क्लिक करिए और आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बहुत ज्यादा जरूरी चीज। क्या जरूरी चीज है बाबू? कि भैया एग्जाम कैसे होगा। ठीक है, पूरी चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कंपनी द्वारा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, मैंने ऊपर बताया, ऊपर हमने डिस्कस भी किया, उसकी तारीख भी देखी। नीचे सभी योग्य उम्मीदवार जो ऑनलाइन पूर्व प्रशिक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन में संबंधित कॉलम को भरना चाहिए। यानी कि जब अप्लाई करेंगे और अगर आप एग्जाम से पहले, ठीक है ना, टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको उस कॉलम को यस और नो करना होगा। अगर आप यस कर देते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण आप ले सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब आते हैं चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी भैया? ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो जो ऑनलाइन परीक्षा होगी उसका सिलेबस क्या होगा? चलिए सिलेबस पे आ जाते हैं बाबू, कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए। ठीक है। हाँ, तो ऑनलाइन परीक्षा होगी, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे यानी कि एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब 5 सब्जेक्ट आएंगे आपके बाबू, कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5। तर्क शक्ति, रीजनिंग होगी, मतलब अंग्रेजी भाषा यानी कि इंग्लिश हो गई आपकी, कंप्यूटर नॉलेज हो गया, सामान्य सचेतता यानी कि जनरल अवेयरनेस यानी कि आपकी जीएस जीके इसमें आएगी, और संख्यात्मक अभियोक्ता यानी कि मैथ आएगी। यानी कि 5 टॉपिक आपके आएंगे। यहाँ पर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं, है ना। उसके बाद अधिकतम आप अंक देख सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स दे सकते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, और टाइम आपके पास 140 मिनट। कितने घंटे हो गया आपका? 2 घंटा 20 मिनट आपका टाइम हो गया, इतना टाइम आपको मिलने वाला है। उसके बाद क्या होगा आपका? उसके बाद आपका दूसरा भी है इसी का, और इसी परीक्षा का क्या होगा? आपको एक निबंध लिखना होगा और एक संक्षिप्त लेखन होगा। क्या लिखा हुआ है? प्रश्नों की संख्या, दिए गए 2 विकल्पों में से एक आपको कोई लिखना होगा। ठीक है, सेम तरह ऐसे भी है, दिए गए 2 विकल्पों में से एक। अंक इसके लिए 20 मिलेंगे, इसके लिए 20 मिलेंगे, और दोनों प्रश्न हुए तो सम्मिलित रूप से आपको 40 मिनट मिलेंगे, यानी कि 20 मिनट आपको इसमें मिलेंगे बाबू और 20 मिनट बाबू इसमें मिलेंगे। अभी तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? पूछ लो धड़ाधड़। ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछो, फेंक के मारो सवाल। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजी के विवरणात्मक प्रश्न पत्र के अंकों की गणना मेरिट सूची हेतु की जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी के। ठीक है। हाँ, एवं कुल अंकों के आधार पर पर्याप्त रूप से ऊंचे स्थान पर हो प्रत्येक, यानी कि किसको लिया जाएगा मेरिट, किसका चयन किया जाएगा, यहाँ पर उसको दिया गया है। इसका मूल्यांकन केवल उन्हीं उम्मीदवारों हेतु होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों एवं कुल अंकों के आधार पर पर्याप्त रूप से ऊंचे स्थान पर हो। यानी कि जो भी मेरिट में आएंगे उनके इंग्लिश के भी, आपके इंग्लिश के भी मार्क्स आपके देखे जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्णनात्मक परीक्षा का मूल्यांकन कुल रिक्तियों की संख्या के 10 गुना की सीमा तक किया जाएगा। यानी कि जितनी रिक्तियां हैं, कितनी 59 रिक्तियां हैं आपकी, 10 गुना तक, यानी कि 590 लोगों को बुलाए जाने की उम्मीद है।
ठीक है, और जो कट ऑफ है आपकी वो ईसीजीसी द्वारा निर्धारित की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं आपसे, और कुछ रिलेटेड है कि नहीं भैया, बहुत जरूरी चीज, इससे भी आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले थे, पूछा जाने वाला था, सर निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है भैया, बिल्कुल है निगेटिव मार्किंग। ध्यान से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। कैसे? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में गलत उत्तर देने पर दंड का प्रावधान है। प्रत्येक प्रश्न जिसका उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिया गया है, दंड स्वरूप 1/4 0.25 निगेटिव मार्किंग है। भैया काट लिया जाएगा नंबर, आराम से आपको नंबर देना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको नहीं आता तो छोड़ देना ही ज्यादा बेटर है, उसके लिए आपके पास, उसके लिए आपको कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा, यानी आपका कोई भी नंबर काटा नहीं जाएगा। लेकिन आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपका काटा जाएगा, क्या नंबर काटा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इधर उधर दिमाग बहुत लगाते हो तुम लोग। परीक्षा केंद्र तो टोटल 20 परीक्षा केंद्र पहले ऊपर बता दिया हमने। परीक्षा केंद्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, कोई भी प्रार्थना आपकी सुनी नहीं जाएगी कि सर हमें बिल्कुल घर के बगल में हमारे कॉलेज है वहीं दे दो हमें परीक्षा सेंटर, नहीं भैया, ठीक है। हाँ, आपको अपने ही खर्चे से जाना है, सब कुछ करना है। देखिए प्राप्तांकों की गणना की प्रक्रिया, किस तरीके से आपकी प्रक्रिया होगी, पूरा एक एक यहाँ पर समझाया है। क्या? निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाकर ऑनलाइन परीक्षा के प्राप्तांकों को प्राप्त किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या को गलत उत्तर हेतु दंड लगाने के बाद संशोधित प्राप्तांक हेतु लिया जाएगा। ठीक बिल्कुल, यानी कि जितने आपने गलत किए उतना वो माइनस मार्किंग लगा करके आपको हटा दिए जाएंगे, बाद में टोटल बनाया जाएगा। प्राप्तांक पर पहुंचने के लिए विभिन्न सत्रों में होने वाले प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में संशोधित प्राप्तांक जो उम्मीदवार को प्राप्त होंगे उसको कठिनाई के स्तर के अंतर के आधार पर एक समान बनाया जाएगा। यानी कि अगर एग्जाम आपका अलग अलग होता है, ठीक है, एक से ज्यादा शिफ्टों में होता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर जिसमें इजी लेवल होगा, किसी में टफ लेवल होगा, तो उसके बीच का कुछ निकाला जाएगा रास्ता कि उस प्रकार से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। नेक्स्ट, किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा अर्जित प्राप्तांकों के आधार के रूप में प्राप्तांकों के सभी रूपों के वितरणों को ध्यान में रखते हुए समीकृत किया जाएगा। वही मैंने आपको बता दिया है ना, कैसे आपकी लिस्ट बनाई जाएगी। किसी मान लीजिए शिफ्ट में इजी पेपर है, किसी शिफ्ट में आपका टफ पेपर है, तो दोनों को एक तरीके से मिलाया जाएगा और देखा जाएगा, बीच का कोई निकाला जाएगा, यानी कि एवरेज निकाला जाएगा, ठीक है ना। कट ऑफ दोनों स्तरों पर लागू होगा, प्रत्येक परीक्षा के प्राप्तांक पर और कुल प्राप्तांक। यानी भैया ये क्या है, हर एक पेपर में कट ऑफ होगी, ठीक है, और टोटल ओवरऑल तो कट ऑफ बनेगी ही बनेगी। बात याद रखना है। देखिए प्रत्येक उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा के प्रत्येक परीक्षा में कुछ न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे अथवा साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट करने के लिए एक न्यूनतम कुल प्राप्तांक होने पर विचार किया जाएगा। यानी कि पेपर वाइज आपकी कट ऑफ बनेगी और टोटल भी कट ऑफ बनेगी, ठीक है। कोई डाउट है, कोई सवाल है, ठीक है, आपको सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ का निर्णय लिया जाएगा। साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों की सूचना नहीं दी जाएगी। यानी ये क्या है, जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, ठीक है, जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए हैं उनको उनका मार्क नहीं बताया जाएगा, उनके मार्क्स उनको नहीं बताए जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा में उनको जो मार्क्स मिले उनको नहीं बताया जाएगा, उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। जो फेल हो गए उनके लिए बता दिया जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं बताया जाए, क्योंकि अभी आपकी इंटरव्यू बाकी है। जब इंटरव्यू होगा उसके बाद आपको बताया जाएगा। देखा लिखा हुआ है कि ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों को साक्षात्कार हेतु चयन के लिए तथा ऑनलाइन परीक्षा में साक्षात्कार में संयुक्त रूप से प्राप्त अंकों को अंतिम सूची में चयन हेतु आधार बनाया जाएगा। समझ में आ गया? समझ में नहीं आ रहा कमेंट करिए, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है साक्षात्कार। जो उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उन्होंने कंपनी द्वारा मुंबई में पहले ही बता दिया, मुंबई जाना आपको साक्षात्कार के लिए, ठीक है। पता, एड्रेस, सभी टाइम, दिन आपको सभी बता दिया जाएगा। प्रवेश पत्र में आपको जब आपसे बुलाया जाएगा तो प्रवेश पत्र में आपको लिखा होगा, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ देखिए, साक्षात्कार एक कुल 60 अंक आवंटित किए गए हैं। चयन संबंधी न्यूनतम अंक 40%, अन्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 35%, यानी कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए 40%, बाकी के लिए 35% से कम नहीं होने चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है ना। ऑनलाइन परीक्षा में साक्षात्कार की भारिता का अनुपात क्रमशः 80 और 20 होगा, ठीक है। हाँ, और क्या लिखा हुआ कि उम्मीदवार का संयुक्त प्राप्तांक ऑनलाइन परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगा। उम्मीदवार जो न्यूनतम अंक प्राप्त न कर पाने के कारण अथवा अन्यथा साक्षात्कार अथवा आगे प्रक्रिया के लिए रोके गए हैं उनके साक्षात्कार के अंक प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे। ठीक, मैंने बता दिया कि किसके मार्क्स आपके देखे नहीं जाएंगे। इस तरीके से आपकी पूरी बातें जो लिखी हुई है साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची, यानी कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है इंटरव्यू के समय।
देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, आप एक एक करके आसानी से आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को आराम से पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि अन्य पिछड़े वर्ग से आने वाले उम्मीदवार जो क्रीमी लेयर में आते हैं अथवा जिनकी जाति केंद्र की अन्य पिछड़ा जाति सूची में नहीं, वे आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको आरक्षण रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना वर्ग सामान्य लिखना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, आपको सामान्य अपना वर्ग लिखना होगा अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको ओबीसी आप लिख सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार द्वारा सूचित किसी प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कि ईडब्ल्यूएस का आपको प्रमाण अपना दिखाना होगा, ठीक है। चल नेक्स्ट लिखा हुआ है नोट, यहाँ पर उम्मीदवार को साक्षात्कार में नहीं सम्मिलित होने दिया जाएगा यदि उपरोक्त पात्रता संबंधित दस्तावेजों का प्रारूप प्रस्तुत करने में असफल होता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखें और जब आपका इंटरव्यू हो उसके लिए आप लेकर के जरूर से जाएं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका एग्जाम होगा कब होगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए, आपके पास एज क्या होनी चाहिए, आपका एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम में माइनस मार्किंग है या नहीं, इंटरव्यू आपका कैसे होगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से, और इंटरव्यू आपका कहाँ पर होगा, ठीक है। इस तरीके से लगभग सभी हमने इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर दी हैं। यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं कि आपको कोविड के प्रोटोकॉल्स का ध्यान में रखते हुए आपको क्या क्या चीजें लेकर के जानी और क्या क्या चीजें आपको लेकर के नहीं जानी एग्जाम में। जी हाँ, जैसे आप कहीं भी एग्जाम देने जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि भाई अपनी बेल्ट उतार दीजिए, शूज रिमूव कर दीजिए, है ना, वॉच रिमूव कर दीजिए, इस तरीके से अंगूठी हटा दीजिए। तो इस तरीके से आपको जो भी है इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। सभी गाइडलाइंस सभी एग्जाम्स में सेम ही होती है, ठीक है। हाँ, हालांकि इस नोटिफिकेशन बिल्कुल एक एक चीज को दिया भी है कि क्या क्या चीजें आपको पहन करके नहीं जानी, ठीक है। या फिर आप बैग ले जाते हैं तो आप उसी बैग में रख दीजिए, आप वहां पर जमा कर दीजिए और आप अपनी बाद में ले सकते हैं, बैग अपना ले सकते हैं, अपनी बाद में एग्जाम के बाद चीजें आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर कुछ चीजें ना समझ में आई हो, कुछ चीजें रह गई हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। आप पूछ सकते हैं बिना किसी एजिटेशन के। तो ये भर्ती थी। अच्छा, एक चीज आपका रह गया कि ईसीजीसी आपका काम करता क्या, ठीक है। ईसीजीसी क्या बला है ये, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, थोड़ी सी आपकी जानकारी में आपको दे देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने आपको फुल फॉर्म जो है आपको पहले ही बता दिया था। क्या बता दिया था, क्या फुल फॉर्म है इसका? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या करता है, मैंने बताया था एक्सपोर्ट का काम आपको देखता है, ठीक है। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो मैं उसको देखता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको अपलोड पूरा अपलोड होने में, ठीक है। थोड़ा सा अपलोड होने दीजिए। अभी आपके मन में अगर कोई सवाल आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से करके जाना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर खुल गया है ईसीजीसी क्या है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड भारत सरकार का एक उद्यम है जो भारतीय निर्यातकों एवं वाणिज्य बैंकों को निर्यात ऋण बीमा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? निर्यात ऋण बीमा प्रदान करता है। यह भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है और इसका प्रबंधन भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा व निर्यात सामुदायिक प्रतिनिधियों से मिलकर बने निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी कि भारत सरकार का ही एक उपक्रम है। समझ लिया आपने क्या है ये। अब ये आपका क्या करता है, देखिए यहाँ पर आगे पॉइंट भी लिखा हुआ है कि आपका ये निगम है ये आपका आखिरकार करता क्या है। तो लिखा हुआ ईसीजी यहाँ क्या करता है, तो निर्यातकों को उनके माल व सेवाओं के लिए निर्यात में हुई हानि पर ऋण जोखिम बीमा रक्षाओं की क्या करता है, श्रृंखला प्रदान करता है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा अपलोड होने में दिक्कत कर रहा है। हाँ देखिए क्या बताया मैंने आपको, निर्यातकों को उनके माल एवं सेवाओं के निर्यात में हुई हानि पर ऋण जोखिम बीमा रक्षाओं की श्रृंखला प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि जो भी निर्यातक है अगर उनको कोई हानि हो रही है तो उसकी ये देखभाल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर और बैंकों को निर्यात ऋण बीमा रक्षा व वित्तीय संस्थानों से बेहतर सुविधाएं प्राप्त कर सके, इसलिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को गारंटियां भी प्रदान करता है, ठीक है, निर्यातकों को, है ना। हाँ, और क्या है, उन भारतीय कंपनियों को विदेशी निवेश बीमा प्रदान करता है जो विदेशों में इक्विटी अथवा ऋण के रूप में संयुक्त उद्यमों में निवेश करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ओवरऑल आप देखेंगे, ओवरऑल अगर आप तो क्या निकलेगा आपको, जो भी एक्सपोर्ट से निर्यात से जो संबंधित मामले हैं वो ये विभाग आपका देखता है, ठीक है।
क्या है, फिर आगे और भी डिटेल में लिखा हुआ है। आप ये ऑफिशियली वेबसाइट है यहाँ पर ईसीजीसी की, आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर जाइए वेबसाइट में और आप आसानी से सभी चीजों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आई होप मैंने आपको बता दिया ईसीजी क्या है और क्या काम करता है, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा। और आप पीओ जा रहे हैं बन करके, आप जब सिलेक्ट होते हैं इसमें, तो फिर आपको भी यही काम करना होगा, ठीक है ना। हाँ, तो आपको वीडियो कैसी लगे हमें जरूर से बताएं। कि आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई चीज आपके मन में रह जाती है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक पूरी लिस्ट दी गई है कि आप क्या क्या ले जा सकते हैं और क्या क्या नहीं ले जा सकते, ठीक है। हाँ, तो ध्यान से पढ़ लेना है नोटिफिकेशन को। आई होप वीडियो पसंद आया होगा आप, ठीक है। एक चीज और, क्या डेली आप करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं, ठीक है, तो वो भी बताइए। अगर देखते हैं तो यस लिख दीजिए, ठीक है, और नहीं देखते हैं तो देखना शुरू करिए। एग्जाम के लिए, ये जो आपका एग्जाम होगा या जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस रहते हैं डेली करंट अफेयर्स के। दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर दिया गया, पूरी दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स का, वो भी अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लें। दूसरी चीज, अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, एनटीपीसी का एग्जाम आप की तैयारी कर रहे हैं और देना चाहते हैं, तो उससे भी रिलेटेड मैंने एक वीडियो आपको बनाया है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से रिलेटेड, जो आपका आपका क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं आगामी परीक्षाओं, ठीक है। हाँ, तो आज इन सभी चीजों को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर से बताएं, पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से करना है। आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करते रहिए, सोशल मीडिया पर फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।